जैसे लास्ट टाइम जो है आपसे मेरी बात हुई थी कि हमने आर्टिकल 21 तक के सारे प्रावधान को समझ लिया था। आज हम आर्टिकल 21 से आगे बढ़ेंगे और आर्टिकल 21 से आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग कुछ बेसिक बातें देखनी है, कुछ कुछ समझना है। तो भैया आज हम लोग आर्टिकल 22 की बातचीत करेंगे। आज हम लोग अनुच्छेद 22 की बातचीत करेंगे और 22 के संदर्भ में जो है तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। पहले तो आर्टिकल 22 है क्या? तो भैया ये है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण हम ये देखेंगे सबसे पहले तो। और गिरफ्तारी के संबंध में जो संरक्षण है उसमें तीन तरह की बातों का प्रावधान किया गया है। जैसे उसमें पहली बात क्या है, तो अगर आप आर्टिकल 22A को देखोगे तो इसमें प्रावधान यह किया गया कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करने जाते हैं, हम क्या मतलब पुलिस, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो जो व्यक्ति गिरफ्तार होने वाला है उसको ये पूरा अधिकार है कि वो ये जान सके कि गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। मतलब कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है तो उस व्यक्ति को पूरा यह अधिकार है जानने का कि उसकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। तो आर्टिकल 22 ये कहता है गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार, जानने का अधिकार। ठीक है भाई साहब, गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार आर्टिकल 22 कहता है, 22A कहता है। आर्टिकल 22B कहता है कि भाई साहब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको अपने पसंद के वकील को चुनने का अधिकार है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसको अपना मनपसंद वकील चुनने का अधिकार है। यह जिसको चाहे उसको अपना वकील नियुक्त कर सकता है। तो आर्टिकल 22 भी कहता है मनपसंद वकील चुनने का अधिकार। आर्टिकल 22C कहता है कि भाई साहब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया है तो जब वो व्यक्ति गिरफ्तार होगा तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और न्यायालय यह तय करेगा कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसकी गिरफ्तारी जेन्युइन है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं किसी द्वेष के भाव से, द्वंद्व के भाव से किसी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है उसकी गिरफ्तारी जेन्युइन है कि नहीं, ये कौन तय करेगा? न्यायालय। और अगर न्यायालय को लगता है कि हाँ गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वास्तव में गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है, वास्तव में गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है, तो न्यायालय उसको ठीक 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 समझेगा। तो भैया आर्टिकल 22C कहता है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार है, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। अब भैया 24 घंटे के अंदर का मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई एक आदमी दिल्ली में क्राइम करता है और दिल्ली से क्राइम करके वो भाग गया है बिहार में, या मान लीजिए भाग गया झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, कहीं भाग गया, पूरे भारत में कहीं भाग गया। तो भैया क्राइम करके भगा है तो उसको पुलिस को पकड़ने में समय तो लगेगा। अब मान लीजिए कि पुलिस गई, उसको उसने ऑन द स्पॉट पकड़ लिया, बिहार से पकड़ ली। अब पकड़ने का मतलब तो टाइम तो शुरू हो गया, लेकिन बिहार से दिल्ली जाने में उसको 2 दिन लग गए या 1 दिन लग गया, 48 घंटे लग गए। तो वो समय काउंट नहीं होगा, यात्रा में लिया गया समय नहीं गिना जाएगा।
यात्रा में लिया गया समय नहीं काउंट किया जाएगा भैया, ठीक है, कि यात्रा में जो समय लगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि 24 घंटे का समय यात्रा का समय नहीं होता है और प्लस जो छुट्टी का समय है वो भी काउंट नहीं होता है। अगर मान लीजिए किसी कारण से न्यायालय बंद है तो जो बंद होने के कारण जो समय है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो जब व्यक्ति कोई भी आदमी गिरफ्तार होगा तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। लेकिन ये 24 घंटा तब से काउंट होगा जब मतलब उसकी यात्रा के समय को निकाल करके या छुट्टी के समय को निकाल करके जो बचा समय है उस टाइम से 24 घंटे को काउंट किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 22 समझ में आ रहा होगा। अब आर्टिकल 22 के बाद हम लोग बातचीत करेंगे आर्टिकल 23 की और आर्टिकल 24 की। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 क्या है। देखिए जरा, देखो भैया, जो आर्टिकल 23 और 24 है ये भाई साहब ये हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है। कौन सा है? तीसरा। अभी तक आपने दो फंडामेंटल राइट को समझा है, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, और 14 से लेकर के 18 तक जो है वो समानता का अधिकार है। आपने आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक समझा है जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक जो बच्चों वो क्या है? मानव के शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मैंने आपसे बहुत पहले एक बात कही थी, बच्चों, जब हम फंडामेंटल राइट को पढ़ा रहे थे कि देखिए जो फंडामेंटल राइट है ये जो फंडामेंटल राइट है इसके आने से भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो लाभ हुआ है वो लाभ उस वर्ग को हुआ है जो वंचित वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है। भाई जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो एक ऐसे संविधान के निर्माण के बारे में बात चल रही थी जो संविधान पूरे भारत के लोगों को एक समानता जिसके अंदर डेवलप करा सके। संविधान एक ऐसे संविधान के निर्माण की बात चल रही थी जो पूरे भारत के लोगों को एक समान धरातल पर ला करके खड़ा कर सके। लेकिन क्या वास्तव में उस समय हमारा समाज एक समान धरातल पर था? जो एलीट क्लास था, जो उच्च वर्ग था, जो सामंत वर्ग था, वो एक विशेष वर्ग का शोषण कर रहा था। बंधुआ मजदूरी हो रही थी, हरिया घर गए ना, अरे हरिया चल खेते में काम करेगा, और हरिया के जाएगा बटे काहे कि बाबू गब्बर सिंह आए हैं घोड़ा पर बैठ करके। तो भाई संविधान के अंदर उन लोगों को अधिकार दिया गया जिनके सबसे ज्यादा शोषण होने की संभावना है, शोषित होने की संभावना है। तो आर्टिकल 23 कहता है कि भाई साहब मानव के दुर्व्यापार मतलब मानव को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। आपने किसी को कर्जा दिया है और वो कर्जा चुका पाने में सक्षम नहीं है तो आप उसको दास बना के किसी को बेच नहीं सकते हो। महिलाओं को आप पैसे के लिए यहां वहां बेच नहीं सकते हो। ये अगर आप किसी को बेचते हो तो जो बिकता है उसके मौलिक अधिकार का हनन है, और इसके लिए सरकार न्यायालय प्रावधान करेगा कि आप किसी को खरीदो बेचो नहीं, किसी के आप अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो संविधान में बनाकर कानून इस बात को रोका गया है, कहा गया है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा, बेगारी नहीं होगी। ये बेटा बेगारी का मतलब क्या है कि आप किसी को जबरदस्ती पकड़ के कोई काम नहीं करवा सकते, आप पैसा देकर के भी नहीं करवा सकते, जबरदस्ती नहीं करवा सकते। उसकी इच्छा होगी तो काम करेगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा। आप किसी से मजदूरी नहीं करवा सकते जबरदस्ती, और यदि आप ऐसा करते हो तो ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। फिर कहता है आगे कि बलात् श्रम मतलब शारीरिक श्रम आप नहीं करवा सकते किसी से जबरदस्ती कि नाई चल तो खेत में काम करेगा, नहीं कर सकते हो ऐसा। ये उस व्यक्ति के विवेक पर, उसके विचार पर निर्भर करता है कि वह खेत में काम करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। तो चाहे कोई कितना ही गरीब हो, चाहे कोई कितना ही अमीर हो, चाहे कोई कैसा भी हो, आप या मैं या कोई भी
किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, ये उस मानव के अधिकार का हनन होगा। तो आर्टिकल 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगारी और बलात् श्रम का निषेध, मतलब इस तरह का कोई कार्य नहीं होना चाहिए। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे हो। बेटा जो डाउट है क्वेश्चन पूछो। देखो एक बात तय है कि थोड़ा हम भी कॉमेडी वॉमेडी करेंगे तो आपको मजा आएगा, लेकिन बेटा मजा जो है वो पढ़ाई में ही आए तो बेहतर है। मैं आपके दिमाग में नशा घोल करके, इधर उधर की बात करके, आपके दिमाग को डाइवर्ट करके मैं आपको मजा नहीं देना चाहता। इसीलिए जो 25-30 मिनट की वीडियो होती है मैं उसमें केवल पढ़ाता ही हूं। आगे आप देखिए, हम आर्टिकल 24 की बात करें तो आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को, मतलब केवल बालकों को नहीं, बालिकाओं को भी, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी जोखिम भरे उद्योगों में नहीं लगाया जा सकता। आप जोखिम भरा तो शब्द की आवश्यकता है ही नहीं है, आप उनको किसी भी उद्योग में नहीं लगा सकते, किसी भी आप उनको रिस्की काम में नहीं लगा सकते। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपने उनके बचपन को छीना है, उस मानव के, उस लड़के के अधिकार को छीना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि किस अनुच्छेद के द्वारा बच्चों के शारीरिक श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो आर्टिकल 24 के द्वारा। आर्टिकल 24 ये कहता है बच्चों कि आप किसी बच्चे को जबरदस्ती काम पर नहीं लगा सकते, आप किसी दुकान पर बर्तन नहीं मंजवा सकते, किसी केमिकल की फैक्ट्री में किसी बच्चे को नहीं लगा सकते, ईंट उद्योग में नहीं लगा सकते, आप इंजीनियरिंग वर्क्स में किसी बच्चे को नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते आप उनको, क्योंकि आप उस बच्चे के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हो। तो आर्टिकल 24 साफ साफ इस पर प्रतिबंध लगाता है। बात समझ में आ रही है? कमेंट मारो बढ़िया बढ़िया एक। जो भी देखते हो आप लोग कमेंट किया करो बेटा, और डेली जो चैनल पे क्वेश्चन भी पेस्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन में वोट जरूर करो, क्वेश्चन में वोट जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो चैनल को। अगर बढ़िया वीडियो आ रही है तो, और नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं यार, छोड़ दो, क्या हो गया। तो भाई साहब जो है, अब यहां आप देखोगे तो धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक प्रावधानित किया गया है। भैया ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब क्या भाई साहब? मतलब आप अगर भारत के अंदर हो तो भारत के अंदर आपके ऊपर कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। अभी आप आगे देखोगे धर्मनिरपेक्ष राज्य का कॉन्सेप्ट क्या है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में कोई धर्म नहीं होगा। भारत में सभी धर्म हैं और भारत सभी धर्मों का समान संरक्षण करेगा। यह भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है। भारत में अगर हिंदू धर्म है तो उसका भी सम्मान होगा, इस्लाम है तो उसका भी सम्मान होगा, ईसाई है तो उसका भी सम्मान होगा, सिख बौद्ध जैन है तो उनका भी सम्मान होगा, और जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार प्राप्त है। भारत के अंदर राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, मतलब राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं देगा और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। यह भारत का प्रावधान किया गया है, भारत में प्रावधान किया गया है, यह प्रावधान है, यह प्रावधान किया गया है। तो आप जब आर्टिकल 25 से 28 तक देखते हो तो हम उसकी बातचीत करेंगे आपके साथ कि क्या सर प्रावधान है। भैया थोड़ा व्रत है तो मामला थोड़ा ढीला ढीला बना हुआ है, बट इट्स ओके। भाई साहब क्या क्या प्रावधान किया गया है देखते हैं जरा। आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म के अभ्यास तथा प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या भैया? धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि आप जो धर्म आपका है उसको आप आत्मसात कर सकते हो। जैसे अगर मुझे प्रभु श्री राम में विश्वास है तो मैं प्रभु श्री राम के लिए जो विचार रखता हूं, जो मेरे मन में ख्याल है प्रभु श्री राम को लेकर के, तो मैं उसको मान सकता हूं, उसको फॉलो कर सकता हूं। मेरे मन में जो रिस्पेक्ट है, जो प्रेम का भाव है, मैं उनको रख सकता हूं। अगर मेरे मन में भगवान बुद्ध के लिए जगह है तो मैं उनको स्थान दे सकता हूं।
ये मैं क्या अंतःकरण करूंगा, ये मेरा अधिकार है। तो धर्म को मानने की मुझे पूरी छूट है। एवं धर्म के अभ्यास, यानी कि धर्म के अभ्यास का मतलब यह है कि मान लीजिए कि हवन करने से मुझे शांति मिलती है तो मैं कर सकता हूं, उसको मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। मेरे धर्म से संबंधित हवन, अगर मुझे कीर्तन करना है तो मैं कर सकता हूं, मेरा अधिकार है वो, उस पर सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी। लेकिन युक्ति युक्त प्रतिबंध है, वो कैसा प्रतिबंध अभी उसकी हम बातचीत करेंगे। लेकिन मैं पूरी तरीके से अपने धर्म को मानने के लिए, उसका पालन करने के लिए मैं पूरी तरह क्या हूं, फ्री हूं, और सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी। इसके अलावा प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, जैसे अगर मुझे लगता है कि मुझे अपने धर्म के बारे में लोगों को बताना चाहिए, तो ये मेरा अधिकार है कि हम लोगों को अपने धर्म के बारे में बताएं। लेकिन हम जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। हम सिर्फ अपने बारे में टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, जन जन जाकर के, जगह जगह जाकर के, सेमिनार करके, कीर्तन करके, हवन करके, लोगों से संगोष्ठी करके हम अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकते हैं, मेरा अधिकार है। लेकिन हम किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं, हम किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं, हम जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, सिर्फ प्रचार प्रसार का अधिकार है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अब इसी के तहत 25A जो है, अब इसमें कई सारी बातों को रखा गया है। अब भैया धर्म के अधिकार का छूट है, तो क्या हम तलवार लेके सड़कों पर नाचते रहेंगे? क्या तलवार चलने का अधिकार हो तो तलवार लेके हम क्या सड़क पर क्या एक्सप्रेशन देते रहेंगे? भाई उस तलवार से किसी को चोट पहुंच सकता है। अगर मुझे धर्म के आचरण का अधिकार है तो क्या हम सड़क पर बकरा काट देंगे, बकरी काट देंगे? भाई किसी को बकरा बकरी काटना किसी के धर्म का व्यवहार हो सकता है, ठीक है, आप करो, लेकिन आप उसको पब्लिक प्लेस पे तो नहीं कर सकते हो ना। उससे हो सकता है कि अन्य लोगों की भावनाएं आहत हो जाएं। तो भैया कुछ प्रतिबंध भी लगाया गया है। आपको धर्म की छूट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे। धर्म की छूट है तो आप सड़क पे हवन नहीं करेंगे, उस पर रोक लगेगी, क्योंकि और लोग के लिए समस्या का कारण बनेगा वो। भाई आप हिंदू हैं, आप हवन करते हैं, आपको विश्वास, आप करिए, लेकिन जो मुस्लिम व्यक्ति उसको हवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हो सकता है कि उससे उसको दिक्कत हो रही हो। तो भाई मुस्लिमों से हिंदू को हो सकती है, हिंदू से मुस्लिमों को हो सकती है, किसी को किसी से प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबको अधिकार तो है, लेकिन वहीं तक अधिकार है जहां की दूसरों का जो हक न मारा जाए, दूसरों के अधिकार प्रभावित न हो। ये धर्म के छूट का अधिकार, ये प्रावधान। जैसे आप देखिए, तो भाई सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार। भाई सिख यहां पर जो है कमर में अपने वो चाकू बांधे रहते हैं, उसको कृपाण कहते हैं। तो ये उनके धर्म की आस्था का विषय है, लेकिन उसके लिए प्रावधान है कि वो चाकू खुलेगा नहीं, वो चाकू लहराएंगे नहीं, सिर्फ कमरे बांध सकते हैं और वो बंधा हुआ ही होना चाहिए, वो खुलने का उसको अधिकार नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इससे सामान्य जनता भयभीत हो। तो आप कृपाण तो बांध सकते हैं, लेकिन वो कृपाण जो है खुलेगा नहीं, वो कृपाण आप लहराएंगे नहीं, उससे आप किसी को डराएंगे नहीं। तो बांधने का अधिकार तो है, लेकिन उस पर एक प्रतिबंध है। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम व्यक्ति है, तो वो कहता है कि भैया हमारे यहाँ जो है, जैसे बकरीद है, तो हम बकरीद में बलि देते हैं, हम त्याग करते हैं, हम गाय भी काट सकते हैं, भैंस भी काट सकते हैं, अधिकार है। लेकिन गाय काटता है तो हिंदू धर्म के लोगों को के भावनाओं पर चोट होगा। तो आप धर्म के नाम पर रोज गाय नहीं काट सकते, आप काटने को काट सकते हो, लेकिन सरकार को अधिकार है कि ऐसे गाय काटने पर वो प्रतिबंध लगा सकती है। आपका धर्म है, बकरीद है, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आप रोज ऐसा करेंगे और किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाएंगे तो सरकार को यह अधिकार है कि वह उस पर प्रतिबंध लगा दे। तो भाई साहब 25 में ये सारे प्रावधान किए गए हैं, 25 में ये प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब आप धार्मिक कार्यों के लिए आप प्रबंधन कर सकते हो। प्रबंधन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि धार्मिक कार्य के लिए आपको यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, तो उसका मैनेजमेंट आप कर सकते हो। या अगर मान लीजिए कि आप कृष्ण मंडली बना करके समाज में कृष्ण के प्रति लोगों के मन में प्रेम भरना चाहते हैं, तो मंडली चलाने का, उसका प्रबंधन करने का आपको अधिकार है। ये पूरी तरह छूट है आपके लिए। और धार्मिक रूप से संगठित होने का अधिकार भी इसके अंतर्गत है। वही मैंने अभी आपसे बात कह दी। इसके अलावा संपत्ति का प्रयोग धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। बच्चों, अपनी बात को यहीं पे विराम करता हूं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। और मैं आपके लिए पेट के लिए छोटी छोटी वीडियोस 2-2 मिनट की, 5-5 मिनट की मैं आपको डालता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, विल सी यू लेटर।
अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, विल सी यू लेटर।